हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम शीला फोम्स लिमिटेड का बिजनेस एनालिसिस करेंगे। रिसेंटली कंक्लूडेड आईएएस समिट गोवा में ललित राठी जी ने इस बिजनेस को डिस्कस किया था एंड आई फाउंड दिस बिजनेस वेरी इंटरेस्टिंग। और भी बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज इस समिट में डिस्कस किए गए थे। शायद अगली फ्यूचर वीडियोज में हम उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज बात करते हैं शीला फोम्स लिमिटेड के बारे में। ये बिजनेस मुझे इतना इंटरेस्टिंग क्यों लगा? उसका रीजन है कि पिछले 3-3.5 साल इस कंपनी के लिए बहुत बुरा वक्त था। कंपनी की मार्केट कैप ऑलमोस्ट 1/3 हो गई है पिछले 3 साल के अंदर। कंपनी के मार्जिन्स रॉक बॉटम पे हैं, 15% से घटकर 7% पर रह गए हैं। कंपनी की आरओसीई आरओई 2% 4% के आसपास नजर आती है। ऐसा धंधे में क्या हुआ कि कंपनी के सारे रिटर्न मैट्रिक्स आर एट द रॉक बॉटम राइट नाउ। उसको समझने के लिए हमें बिजनेस समझना पड़ेगा। देखिए, जो शीला फोम्स है ना, उनकी सबसे बड़ी ब्रांड है स्लीप वेल मैट्रेसेस। आप सबने नाम सुना होगा। इंडिया की सबसे बड़ी मैट्रेसेस कंपनी है। उन्होंने एक्वायर कर ली इंडिया की 3rd सबसे बड़ी मैट्रेस कंपनी कार्लोन, जिसका लगभग 10% के आसपास मार्केट शेयर था। एक्विजिशन के बाद शीला का मार्केट शेयर लगभग 30% ऑफ द मैट्रेसेस बिजनेस हो गया इंडिया के अंदर। बहुत अच्छी एक्विजिशन थी, लेकिन शेयर मार्केट ने इस कंपनी को इस एक्विजिशन के बाद पनिश किया। क्यों पनिश किया? क्योंकि दोनों बिजनेसेस में सिनर्जी नहीं थी। मैं ये बात कई वीडियोस में कर चुका हूं कि जब भी कोई कंपनी किसी बड़ी कंपनी को एक्वायर करती है ना, तो उन दोनों धंधों में सिनर्जी आने में टाइम लगता है। वही काम शीला फोम्स लिमिटेड के साथ हुआ और इसी वजह से शीला फोम्स के शेयर की पिटाई बुरी तरह हुई पिछले 3 साल के अंदर। अब ये स्टॉक मुझे इतना इंटरेस्टिंग क्यों लग रहा है? देखिए, कंपनी के मार्जिन्स 15% से घटकर 7% पर आ गए पिछले 3 साल में। कंपनी का रोसी जो 12-15% के आसपास हुआ करता था, वो घट के सिर्फ 2% और 4% के आसपास रह गया। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जो सिनर्जी आज से 2 साल पहले मिसिंग थी, वो शायद आहिस्ता आहिस्ता आने लग गई है। कंपनी शायद अपने सिक्लिकल बॉटम पे है और शायद अगले 2-3 साल में कंपनी रिवर्जन टू मीन करेगी। कंपनी के मार्जिन्स दोबारा 7% से बढ़कर 12-13% तक पहुंच सकते हैं। कंपनी की सेल्स जो लगभग स्टैग्नेंट थी पिछले 2-3 साल में, वो शायद 10-15% से ग्रो करेगी। कंपनी का आरओसीई आरओई भी ग्रो हो सकता है डबल डिजिट तक। और जब भी ऐसा होता है तो शेयर मार्केट ऐसे शेयर को जरूर रिवॉर्ड करती है। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए आज के दिन में शीला फोम्स का बिजनेस और इसकी वैल्यूएशंस मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो मेरी बात सुन के प्लीज किसी भी शेयर में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। ये वीडियो मैं सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शीला फोम्स का बिजनेस बहुत सिंपल है। आप सबने स्लीपवेल और कर्लोन मैट्रेसेस के बारे में सुना होगा, जो बेड के ऊपर गद्दे रखे जाते हैं। ठीक है, आज के दिन में 30% ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड मार्केट शीला फोम्स कमांड करती है विद दीज 2 ब्रांड्स। और जो इनकी फ्यूचर ग्रोथ आने वाली है ना, वो इसी सेगमेंट से आने वाली है। मैनेजमेंट कह रही है कि ये जो सेगमेंट है ना, ये पिछले 2 साल से एक्विजिशन की वजह से उतनी स्पीड से ग्रो नहीं कर पाई है और इनके जो मार्जिन्स है ना, वो भी बहुत कंप्रेस्ड हो गए हैं। लेकिन अगले 2-3 साल में दिस सेगमेंट इज गोइंग टू बी द ग्रोथ इंजन फॉर शीला फोम्स। ठीक है, अब ये B2C सेगमेंट है, जहां पर मैनेजमेंट सीधा कस्टमर्स को बेचती है। ऑनलाइन भी बेचती है, ऑफलाइन भी बेचती है। ठीक है, तो जो इनकी ग्रोथ के ट्रिगर्स होंगे ना, वो स्टैंडर्ड ट्रिगर्स होंगे। कंपनी अपने रिटेलर्स को बढ़ाएगी, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बढ़ाएगी, अपनी वर्किंग कैपिटल को इंप्रूव करेगी। उसकी वजह से जो कंपनी के मार्जिन्स हैं वो इंप्रूव होने लग जाएंगे और जो इनकी सेल्स है वो भी हमें बेटर नजर आने लग जाएगी। खासकर जो इनका नया फोकस रहेगा वो ऑनलाइन रिटेलिंग के ऊपर रहेगा। ऑनलाइन आज के दिन में 10 से 12% ऑफ देयर सेल्स है। दूसरी बिजनेस सेगमेंट है कंपनी की कंफर्ट फोम की। 10 से 15% के आसपास रेवेन्यू यहां से आते हैं। कंफर्ट फोम क्या है? मैट्रेसेस बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो पीयू फोम चाहिए, उसकी शीट्स चाहिए, गट्ठे चाहिए, वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, तो कंपनी जब मैट्रेसेस बनाती है ना, तो उसमें बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। ये जो कंफर्ट फोम बनाते हैं, इसका यूज इन हाउस होता है मैट्रेसेस बनाने में। ठीक है, उसके अलावा कंपनी दूसरे जो ओईएम्स है ना, उनको भी अपने ये कंफर्ट फोम बेचती है। चाहे वो फर्नीचर कंपनीज हो, फर्नीचर कंपनीज में जो सोफा बनाने वाली कंपनीज हैं, या फिर बेड के कंफर्टर बनाने वाली कंपनीज हैं, उनको भी ये अपने पीयू फोम्स बेचते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पर सेल्स है ना, वो बड़ी कंसिस्टेंट सेल्स है, लेकिन समस्या यहाँ पर मार्जिन्स की है। तो जो कंफर्ट फोम की मार्केट है ना, वो बड़ी कोमोडिटाइज्ड मार्केट है। यहाँ पर आपके पास कोई वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपके मार्जिन्स बहुत ज्यादा नहीं बनते।
ठीक है, तो कंपनी का जो मेन ग्रोथ इंजन रहेगा ना, वो मैट्रेसेस का रहेगा, क्योंकि वहां पर आप एक प्रीमियम डिमांड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए। थर्ड बिजनेस सेगमेंट कंपनी की है टेक्निकल फॉर्म्स। यहां से भी लगभग 10 से 15% के आसपास मार्जिन आते हैं कंपनी के। ठीक है, अब देखिए, कंपनी ना सिर्फ मैट्रेस इंडस्ट्री तक डेडिकेटेड नहीं रहना चाहती। कंपनी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है टू ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जितनी भी सीट्स यूज होती हैं, वहां पर फॉर्म्स की जरूरत होती है, तो ये उनको अपने कंफर्ट फॉर्म्स भेजते हैं। ठीक है, उसके अलावा कंपनी रेलवे में डाइवर्सिफाइड है, एयरवेज में डाइवर्सिफाइड है, फुटवेयर इंडस्ट्रीज की जो इनर सोल होती है, वहां पर इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स भेजे हैं। तो ये जो टेक्निकल फॉर्म की सेगमेंट है ना, ये नॉन मैट्रेस सेगमेंट है। ठीक है, अब इसमें जो एवरेज सेलिंग प्राइस है ना, वो हायर है, यानी कंपनी यहां पर रिलेटिवली बेटर मार्जिन्स कमा लेती है इन कंपैरिजन टू कंफर्ट फॉर्म, जो एक कमोडिटाइज सेगमेंट है ना। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपकी जो सेल्स है ना, वो डिपेंडेंट हो जाती है एंड इंडस्ट्री के ऊपर। फर्नीचर की इंडस्ट्री कैसा कर रही है, या फिर ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री कैसा कर रही है, अगर वो अच्छा करते रहेंगे तो आप भी अच्छा करते रहोगे, है ना। तो इसीलिए हमने पिछले 2-3 क्वार्टर पहले देखा था कि ये सेगमेंट बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर रही थी, क्योंकि एसेंशियली दिस सेगमेंट इज अ B2B सेगमेंट, B2C सेगमेंट नहीं है ना। तो ये सेगमेंट अच्छा क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि जो एंड इंडस्ट्री थी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी, वो फर्नीचर इंडस्ट्री थी, वो बहुत अच्छा नहीं कर रही थी उस समय पर। तो समझ गए, तो सिक्लिसिटी प्लेज आउट इन दिस सेगमेंट। मार्जिन्स अच्छे हैं इस सेगमेंट, नो डाउट। फोर्थ इंपॉर्टेंट सेगमेंट इनका है फर्नीचर कुशनिंग का। यहां से बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं आता, लगभग 5% के आसपास ओवरऑल रेवेन्यू आता है। कंपनी जो फर्नीचर बनाने वाली कंपनीज हैं, उनको अपने कुशन्स बेचती हैं। रिसेंटली इन्होंने फर्लेंको नाम की एक कंपनी को एक्वायर किया है, जो ऑनलाइन फर्नीचर रेंटल बिजनेस के अंदर है। ठीक है, तो कंपनी फॉरवर्ड इंटीग्रेट करना चाहती है, हालांकि रेवेन्यूज यहां से आज के दिन में बहुत बड़ी मात्रा में नहीं आते। इसके अलावा कंपनी का 20% के आसपास जो रेवेन्यू है ना, वो इंटरनेशनल बिजनेस से आता है। इस रेवेन्यू को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं। उसका रीजन ये है कि सबसे पहले तो जो 50% ऑफ देयर इंटरनेशनल बिजनेस है ना, वो ऑस्ट्रेलिया से आता है। ऑस्ट्रेलिया एक सैचुरेटेड मार्केट है, यानी बहुत रैपिडली ग्रो नहीं हो रही। वहां पर शीला मैट्रेसेस ने ऑलरेडी 40% ऑफ द मार्केट अपने कब्जे में ले रखी है, यानी दे आर द मार्केट लीडर्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो वहां पर उतनी ही ग्रोथ आएगी जितनी ग्रोथ इंडस्ट्री वहां पर ग्रो कर रही है ना। वहां पर मार्जिन भी बहुत ज्यादा नहीं है, कंपनी सिर्फ 6% के मार्जिन वहां पर कमा रही है, तो वो एक इंजन ऑफ ग्रोथ नहीं होने वाला। इसके अलावा कंपनी का जो 340 करोड़ के आसपास की सेल है ना, वो FY25 में स्पेन से आई है। स्पेन इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि स्पेन की जो फैक्ट्री है, उसके थ्रू कंपनी पूरे यूरोप में अपना माल भेजती है। ठीक है, तो वहां पर रेवेन्यू इंक्रीज करने का स्कोप है, स्पेशली कंसिडरिंग कि कंपनी ने अभी थोड़े दिन पहले ही अपने प्लांट्स के अंदर डी बोटलनेकिंग की है। डी बोटलनेकिंग का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने अपने जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है ना, उनको और ज्यादा एफिशिएंट और स्ट्रीमलाइन किया है, जिसकी वजह से कंपनी की सेल्स भी इंक्रीज हो सकती है और कंपनी के मार्जिन भी इंक्रीज हो सकते हैं। इनफैक्ट FY25 में कंपनी के मार्जिन स्पेन बिजनेस से इंप्रूव भी हुए थे। लेकिन इस कंपनी का जो प्राइमरी इंजन ऑफ ग्रोथ है ना, वो मैट्रेस बिजनेस रहेगा, इंडिया का मैट्रेस बिजनेस। अगर ग्रोथ आएगी ना, तो वहां से आएगी। अब कंपनी के ग्रोथ ट्रिगर्स डिस्कस करते हैं। देखिए, ये कंपनी पढ़ना ना बहुत सिंपल कंपनी है। अगर आपने आज तक कोई भी कंपनी नहीं पढ़ी है ना, तो आप शीला फोम से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जो इनका प्रोडक्ट है ना, वो सबको समझ में आता है, हर कॉमन इंसान को समझ में आता है। ठीक है, जो ग्रोथ फिगर है ना इस कंपनी में, वो सिंपल से ग्रोथ फिगर है 3। पहला ग्रोथ फिगर है सेल्स ग्रोथ। ठीक है, कंपनी कह रही है कि अब हम रैपिडली ग्रो करना चाहते हैं, 12 से 14% की ग्रोथ दिखा देंगे अगले 3 साल के अंदर। दूसरा जो ग्रोथ फिगर होने वाला है, वो होने वाला है मार्जिन एक्सपेंशन। जो मार्जिन 15% से घटकर 7% रह गए हैं पिछले 3 साल के अंदर, वो मैनेजमेंट कह रही है कि अगले 3 साल के अंदर हम 14-15% के आसपास तक ले जा सकते हैं। ठीक है, जो थर्ड ग्रोथ ट्रिगर है ना कंपनी के अंदर, वो है डी लेवरेज, यानी कंपनी अपना डेट कम कर रही है। ठीक है, इन तीनों ग्रोथ ट्रिगर्स को अब हम डिटेल में समझते हैं कि कंपनी ये सब अचीव कैसे करेगी, क्योंकि डेविल लाइज इन द डिटेल, है ना। सबसे पहले बात करते हैं सेल्स ग्रोथ की। तो मैनेजमेंट क्लेम कर रही है कि हम अगले 3 साल तक 12% से 14% की टॉप लाइन ग्रोथ अचीव कर लेंगे। ठीक है, जो इंडियन बिजनेस है वो लगभग 14-15% से ग्रो करेगा, और जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो स्टेडी 8-10% से ग्रो कर जाएगा। कैसे अचीव करी गई है? सबसे पहला जो इंजन ऑफ ग्रोथ है, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ब्रांडेड मैट्रेसेस, यानी स्लीपवेल और करलोन को ये और रैपिडली ग्रो करना चाहते हैं। और कोई भी कंपनी, B2C कंपनी कैसे ग्रो करती है? अपने रिटेलर्स इंक्रीज करके, अपने एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स इंक्रीज करके। कंपनी का प्लान है कि अगले 3 साल में 1000 के आसपास नए एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स वो खोलेंगे। और कंपनी ना नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स फॉर
प्रीमियम कस्टमर्स जो टीयर 1 सिटी में है या फिर मेट्रो सिटीज के अंदर है, और लो एंड प्रोडक्ट्स, मास प्रोडक्ट्स फॉर कस्टमर्स जो पहली बार मैट्रेसेस खरीद रहे हैं, जो अब कॉटन के गद्दों से हटके मैट्रेसेस के ऊपर आना चाहते हैं, जो 6,000 से 10,000 के आसपास की मैट्रेसेस हैं, वहां पर भी कंपनी फोकस कर रही है। तो कंपनी ने डिसाइड कर लिया है कि जो मैट्रेस की सेल्स है ना, उसको इंक्रीज करना है। कंपनी को ये बात समझ में आ गई है कि सिर्फ रिटेल आउटलेट पर फोकस करके हम अपनी सेल्स को रैपिडली ग्रो नहीं कर सकते। अगर हमें रैपिडली ग्रो करना है तो हमें ऑनलाइन जाना पड़ेगा, और कंपनी ये कर भी रही है। पिछले 1-1.5 साल से कंपनी की जो ऑनलाइन सेल्स है ना, वो बहुत रैपिडली बढ़ रही है। लगभग 50-60% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आ रही है ऑनलाइन सेल्स के अंदर। 2025 में इन्होंने 200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू ऑनलाइन सेल्स से कमाया है। ऑलमोस्ट 10 से 12% का रेवेन्यू आज के दिन में कंपनी ऑनलाइन सेल्स से कर रही है। तो जो रैपिड ग्रोथ है ना सेल्स की, वो ऑनलाइन से आ सकती है। लेकिन ऑनलाइन में एक बहुत बड़ी समस्या है। ऑनलाइन में जो बायर है ना, वो बहुत ज्यादा वैल्यू कॉन्शियस है, वो बहुत ज्यादा तोल मोल करता है, वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स नहीं खरीदता, वो मास प्रोडक्ट खरीदता है। ऑनलाइन में जो मैक्सिमम सेल है वो 10 से 12,000 के आसपास के मैट्रेसेस बिकते हैं। अब यहां पर समस्या ये है कि यहां पर मार्जिन रिलेटिवली कम होते हैं। उसके अलावा रिटर्न पॉलिसीज होती है कि गद्दा खरीदा, मैट्रेस खरीदा, उसको रिटर्न कर दिया कस्टमर ने। रिटर्न के टाइम पे बहुत ज्यादा जो वर्किंग कैपिटल है उसका लॉस होता है। इसके अलावा जो ऑनलाइन कस्टमर्स है ना, वो हमेशा डिस्काउंट 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 मांगते रहते हैं, ठीक है। और जो कंपटीशन है ना, वो ऑनलाइन सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट को अपने जो सेल प्राइसेस है ना, उसको कम रखना पड़ता है। जिसकी वजह से आज के दिन में ऑनलाइन सेल्स तो बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, लेकिन ऑनलाइन के मार्जिन्स बहुत रैपिडली ग्रो नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑनलाइन सेल्स के अंदर। अब इसको कंपनी कैसे इंप्रूव करेगी? कंपनी कह रही है कि हमने अपना जो कैटलॉग है उसको बेटर कैटलॉग किया है, यानी जो पॉपुलर एसकेयूज हैं, मैट्रेसेस हैं, सिर्फ उन्हीं को अपने कैटलॉग में रखा है, जिसकी वजह से रिटर्न्स कम आएंगे। इसके अलावा कंपनी अपनी जो सप्लाई चेन है ना, उसको भी स्ट्रीमलाइन कर रही है, जो वेयर हाउसिंग है उसको इंप्रूव कर रही है, ताकि ऑनलाइन जो ऑर्डर्स हैं उनको जल्दी जल्दी कंप्लीट किया जा सके। उसके अलावा मैनेजमेंट जो रिटर्न की पॉलिसीज है ना, उसको भी स्ट्रीमलाइन कर रही है। ऑल इन ऑल मैनेजमेंट ये कह रही है कि हम जो अपनी ऑनलाइन बिजनेस है ना, उसमें हम प्रॉफिटेबिलिटी अगले 2-3 साल में उम्मीद कर सकते हैं। आज के दिन में ये धंधा बेयरली ईबिटा पॉजिटिव है, इवन कई क्वार्टर्स में तो ईबिटा नेगेटिव भी हो जाता है। तो यहां पर सेल्स तो आ रही है, लेकिन ईबिटा ग्रोथ का मेन कंसर्न है, वो हमें ट्रैक करना होगा। ऑनलाइन बिजनेस में कंपनी का मेन फोकस पता है क्या रहेगा? कि जो कस्टमर्स हमारे पास ऑनलाइन आ रहे हैं ना, उनको किसी ना किसी तरीके से हम अपने ऑफलाइन स्टोर में पहुंचाएं, ताकि वो वहां पर प्रीमियम प्रोडक्ट्स खरीद सके, ज्यादा मार्जिन वाले मैट्रेसेस खरीद सके। ये कंपनी की मेन स्ट्रेटेजी है कि कंपनी क्रॉस सेल करना चाहती है। इसके अलावा कंपनी अपनी सेल्स को इंप्रूव करने के लिए क्या कर रही है? जो स्मॉल टिकट आइटम्स है ना, जैसे एक्सेसरीज हैं, जैसे बेडिंग एक्सेसरीज होगी, पिलोज हो गए, बेडशीट होगी, कंफर्टर्स हो गए, या मैट्रेस प्रोटेक्टर्स हो गए, या सोफा कम बेड हो गए, इस तरीके के प्रोडक्ट्स को पुश कर रही है। क्यों पुश कर रही है? क्योंकि सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि ये जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनकी सेल्स बहुत ज्यादा होती है, इनकी रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी जल्दी होती है। मैट्रेसेस अगर हमने एक बार खरीद लिए, हमको चेंज करने में 10 साल लग जाते हैं, है ना। लेकिन पिलोज हो गए या फिर कंफर्टर्स हो गए, ऐसी ऐसी चीजें हम बहुत रैपिडली चेंज करते हैं। तो मैनेजमेंट अपने शोरूम्स के अंदर डेडिकेटेड स्पेस दे रही है इन स्मॉल टिकट आइटम्स का, जिनकी सेल्स भी ज्यादा है और जिनके मार्जिन्स भी कहीं ज्यादा बेटर हैं। अब कंपनी के दूसरे ग्रोथ ड्राइवर की बात करते हैं, ईबिटा एक्सपेंशन। कंपनी अपने मार्जिन्स कैसे एक्सपेंड करेगी? जो मैनेजमेंट गाइडेंस दे रही है, वो दे रही है कि अगले 3 साल के अंदर हम अपने मार्जिन्स को 12 से 14% तक ले जाएंगे। आज के दिन में कंपनी के मार्जिन्स लगभग 8% के आसपास है। लास्ट ईयर तो 7% ही मार्जिन्स थे कंपनी के, ठीक है। तो किस तरीके से कंपनी अपने मार्जिन्स को एक्सपेंड करेगी? सबसे मेन तरीका जो कंपनी के मार्जिन एक्सपेंड करने का होगा, वो होगा कॉस्ट सेविंग। और कॉस्ट सेविंग कंपनी कैसे करेगी? इनका एक नया प्लांट रिसेंटली ऑनलाइन आया है जबलपुर मध्य प्रदेश में, जहां पर कंपनी ने वर्टिकल फॉर्म प्लांट इंप्लीमेंट किया है। अब ये वर्टिकल फॉर्म प्लांट क्या है? कंपनी ना ट्रेडिशनली जो पीयू फॉर्म्स बनाती है, वो हॉरिजॉन्टल मेथड से बनाती है, ठीक है। वहां पर वेस्टेज ऑफ केमिकल रिलेटिवली ज्यादा होती है, वहां पर ऑटोमेशन उतनी ज्यादा नहीं है, वो इतना ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है, एफिशिएंसी भी जो हॉरिजॉन्टल मेथड है उसमें रिलेटिवली कम होती है। अब कंपनी ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से नया जबलपुर का प्लांट लगाया है, जहां पर एफिशिएंसी ज्यादा होगी, केमिकल की वेस्टेज नहीं होगी, और जो ये मैट्रेसेस के अंदर पीयू फोम लगाते हैं ना, वो 10 से 15% ज्यादा एफिशिएंटली बनेगा, यानी कॉस्ट सेविंग। कंपनी पहले तो कॉस्ट में इंप्रूवमेंट लेना चाहती है, और ये छोटा मोटा प्लांट नहीं है, ये 10,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी का प्लांट है।
ठीक है, तो कंपनी उम्मीद कर रही है कि अगले 1-1.5 साल में हमें इसके कॉस्ट बेनिफिट्स नजर आने लग जाएंगे। मार्जिन इंप्रूव होने का दूसरा तरीका होगा जो कर लोन की इंटीग्रेशन हुई है ना, उसको और भी ज्यादा रैशनलाइज करना। देखिए, जब कर लोन इन्होंने एक्वायर किया था ना, तो कंपनी की हालत बहुत खराब थी। कंपनी के मार्जिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। ये 2-4% ईबिटा पे बिजनेस काम कर रहा था। ठीक है, तो कंपनी ने एक्विजिशन के बाद बहुत सारी चेंजेस की हैं कंपनी के अंदर। ठीक है, कर लोन की जो इनएफिशिएंट प्लांट्स थे उनको आहिस्ता आहिस्ता कंपनी बंद कर रही है। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल है ना, वो टोटली रैशनलाइज कर दिया, टोटली चेंज कर दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता जो कर लोन के मार्जिन थे वो आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होते हुए हमें ऑलरेडी नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल कंपनी के मार्जिन भी इंप्रूव हो गए। अच्छा, यहां पर ना एक बार मैं आपको ये बता दूं कि कर लोन की एक्विजिशन इन्होंने की क्यों थी। देखिए, कर लोन का जो मार्केट शेयर था ना, वो लगभग 9-10% के आसपास था, और जो शीला फोम का मार्केट शेयर था वो 12-13% के आसपास मार्केट शेयर था। तो कर लोन की जब इन्होंने एक्विजिशन की ना, वो लगभग 2100 करोड़ के आसपास में एक्विजिशन की थी। उस समय कर लोन की जो सेल्स थी वो लगभग 800 करोड़ के आसपास थी। तो ये एक्विजिशन ना बहुत बड़ी एक्विजिशन थी। कंपनी ऑलमोस्ट अपने सिमिलर साइज की कंपनी को एक्वायर कर रही थी। और कर लोन को जब इन्होंने एक्वायर किया ना, तो उस समय कर लोन की के जो मार्जिन थे ना, वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, क्योंकि इट वाज नॉट अ वेरी वेल रन कंपनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हिस्टोरिकली बहुत अच्छी कंपनी रही है, लेकिन जिस समय इन्होंने एक्वायर किया था उस समय कर लोन के अंदर डेफिनेटली प्रॉब्लम्स थी। इसके अलावा कंपनी अपने मार्जिन एक्सपेंड करने के लिए, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ऑनलाइन सेल्स को वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल करना चाहते हैं अगले 2-3 साल में। ऑनलाइन सेल्स तो बहुत रैपिडली बढ़ रही है, जैसे जैसे मार्जिन उनके इंप्रूव होंगे, जो ओवरऑल कंपनी के मार्जिन हैं उनमें इंप्रूवमेंट नजर आएगी। ठीक है, इसके अलावा कंपनी जो स्मॉल टिकट आइटम्स हैं उनको भी पुश कर रही है, वहां वो भी मार्जिन एक्रेटिव है, क्योंकि वहां पर रिप्लेसमेंट साइकिल बेटर है, सेल्स ज्यादा होगी, उसके अलावा मार्जिन भी रिलेटिवली ज्यादा है। इसके अलावा एक ट्रेंड जो नजर आ रहा है ओवरऑल मार्केट में, वो नजर आ रहा है प्रीमियमाइजेशन का। जैसा कि मैं बहुत सारी वीडियोस में बात कर चुका हूं, जो मेट्रोज के कस्टमर्स है ना, और जो वेल ऑफ कस्टमर्स है, वो बेटर प्रोडक्ट्स मांग रहे हैं आज के दिन में। वो ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए रेडी है अगर उनको क्वालिटी अच्छी मिलती है। ये ट्रेंड साफ साफ नजर आ रहा है। प्रीमियम मैट्रेसेस की सेल्स है ना, वो कहीं ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रही है इन कंपैरिजन टू ओवरऑल जो कंपनी के मैट्रेसेस हैं। हालांकि बेस अभी छोटा है, तो कंपनी ने रिसेंटली जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं उसमें स्लीपवेल नेक्सा है, मेमोरी फोम के मैट्रेसेस हैं, हाइब्रिड मैट्रेसेस हैं, लेटेक्स मैट्रेसेस हैं। तो कंपनी जो हायर प्रीमियम प्रोडक्ट वाले कस्टमर्स है ना, उनसे अपने मार्जिन को एक्सपेंड करवाना चाहती है, जैसा कि पास्ट में हमने बहुत सारी कंज्यूमर कंपनीज को करते हुए देखा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कंपनी के मार्जिन्स एक्सपेंड हो सकते हैं, स्पेशली कंसीडरिंग कि 3-4 साल पहले तक कंपनी के मार्जिन्स 15% हुआ करते थे, है ना। तो रिवर्जन टू मीन का फिनोमिनन प्ले आउट हो सकता है। ये थीसिस पॉइंट है यहां पर। तीसरा ग्रोथ ट्रिगर कंपनी के अंदर है डी लेवरेज, यानी कंपनी ये कह रही है कि अगले 2-3 साल में जो हमारी बैलेंस शीट के ऊपर आपको 1000 करोड़ के आसपास का डेट नजर आ रहा है ना, वो हम खत्म कर देंगे। देखिए, जब भी किसी कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर बहुत ज्यादा डेट होता है, चाहे वो वर्किंग कैपिटल डेट हो या फिर लॉन्ग टर्म डेट हो, उसकी वजह से कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट कॉस्ट नजर आने लग जाती है। एक तो कंपनी का जो ग्रोस ब्लॉक है वो लगातार एक्सपेंड हो रहा है, क्योंकि कंपनी ने एक्विजिशन की है, कंपनी कैपेक्स भी कर रही है। इसकी वजह से कंपनी की जो प्लांट्स और मशीनरी है वो एक्सपेंड हो रही है, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर डेप्रीशिएशन कॉस्ट नजर आ रही है। ठीक है, एक तो पिछले 2-3 साल में कंपनी की डेप्रीशिएशन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई, ऊपर से कंपनी ने जो एक्विजिशन के लिए डेट लिया था उसका इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसकी वजह से कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ना, उसमें से 200 करोड़ रुपए तो डेप्रीशिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट में ही जा रहे हैं आज के दिन में, है ना। जिसकी वजह से कंपनी का जो पैट है वो आज के दिन में बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड नजर आ रहा है। यही रीजन है जिसकी वजह से कंपनी की जो पीई रेशियो है ना, वो आज के दिन में 100 से ऊपर नजर आ रही है। मैनेजमेंट कह रही है कि अगले 2-3 साल में हम इंटरेस्ट कॉस्ट को 100 करोड़ रुपए से कम कर देंगे, यानी जो पीएनएल स्टेटमेंट में पैट है ना, वो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा नजर आने लग जाएगा। इसके अलावा कंपनी के जो इबिटा मार्जिन हैं वो एक्सपेंड हो रहे हैं, तो कंपनी के हाथ में जो फ्री कैश फ्लो है वो इंक्रीज होगा। मैनेजमेंट कह रही है कि हर साल हम 100 से 150 करोड़ का तो कैश इन हैंड ड्यू टू अवर इंप्रूविंग इबिटा मार्जिन तो रख लेंगे। इसके अलावा कंपनी प्लान कर रही है कि 200 करोड़ के ये एसेट्स को मोनेटाइज कर देंगे। कर लोन को एक्वायर करने के बाद बहुत सारा ओवरलैप हो गया था, जमीन में भी और प्लांट्स के अंदर भी। तो कंपनी ने वो वाले प्लांट्स बंद कर दिए जहां पर स्लीपवेल का भी प्लांट था और कर लोन का भी प्लांट था। उन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को कंपनी आहिस्ता आहिस्ता सेल कर रही है, वहां से 200 करोड़ रुपए आ जाएंगे। इसके अलावा कंपनी के पास आज के दिन में लगभग 300-400 करोड़ के आसपास का कैश इन हैंड ऑलरेडी पड़ा है। तो कंपनी कह रही है कि अगले 2-3 साल में हम डेट फ्री हो जाएंगे ऑलमोस्ट।
ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है अगर कंपनी अपने EBITDA मार्जिन्स को इंप्रूव कर पाती है, अपनी सेल्स को इंप्रूव कर पाती है, जैसा कि वो क्लेम कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा कि कंपनी अपनी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है उसको ऑप्टिमाइज कर पाती है या नहीं कर पाती। पिछले 2 साल में उन्होंने अपनी वर्किंग कैपिटल साइकिल को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। करलोन के एक्विजिशन के बाद इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल बिल्कुल स्क्रूड हो गई थी। अब कंपनी कह रही है कि जो हमारी वर्किंग कैपिटल डेज FY23 में 50 दिन के आसपास हुआ करते थे, उनको हम 20 से 30 दिन के आसपास ले आएंगे, जो पास्ट में हुआ करते थे कंपनी के, है ना? तो इसके लिए कंपनी को अपनी जो सप्लाई चेन है ना, उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। 2025 में कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज 35 डेज के आसपास तक आ गए थे, यानी पिछले 2 साल में हमने इंप्रूवमेंट देखी है। अगले 1 साल में हमें थोड़ी बहुत और इंप्रूवमेंट नजर आ सकती है। देखिए, कंपनी ना पास्ट में रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के थ्रू अपने डिस्ट्रीब्यूशन किया करती थी, यानी इन्होंने जगह जगह अपने वेयर हाउसेस खोल रखे थे। जो भी रिटेलर्स थे, उनको सामान चाहिए होता था, उनको अपने वेयर हाउसेस के थ्रू सामान देते थे, यानी बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं थे। इसकी वजह से क्या होता था? इसकी वजह से कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल थी ना, वो एक्सपेंड हो रही थी, क्योंकि उनको इन्वेंट्री रखनी है ताकि जैसे ही रिटेलर की कॉल आए, हम एक दिन में उनको अपना सामान भेज दें। अब कंपनी उस मॉडल को चेंज कर रही है। इनफैक्ट कंपनी ने अपना पूरा मॉडल अब शिफ्ट कर लिया है डिस्ट्रीब्यूशन लेड सेल्स पर, यानी बीच में डिस्ट्रीब्यूटर को ले आए हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को लाने से क्या फायदा है? कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को सामान दे देगी, ठीक है, और वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूटर पूरी करेगा। 1-2% का मार्जिन कमाएगा, बिल्कुल कमाएगा, लेकिन जो वर्किंग कैपिटल एक्सपेंड होने का खतरा था वो नहीं रहेगा। देखिए, डीलेवरेज ना एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेंटल मॉडल होता है। जब किसी कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा डेट होता है ना, तो मार्केट उसे पसंद नहीं करती, बिल्कुल पसंद नहीं करती। शायद यही बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से शीला फोम्स का जो स्टॉक प्राइस है वो लगातार गिर रहा था, क्योंकि इनकी बैलेंस शीट के ऊपर डेट लगातार बढ़ रहा था। अब कंपनी अगर डेट को डिक्रीज कर देती है अगले 2 साल में, तो मेरे ख्याल से शेयर मार्केट इस कंपनी को जरूर रिवॉर्ड करेगी, जैसा कि हमने बहुत सारी और कंपनीज में भी देखा है पहले। बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली बिजनेस के बारे में। अब कंसर्न्स की बात है। कंसर्न्स को, रिस्क को, चैलेंजेस को जरूर 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 कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला कंसर्न तो मेरा ये है कि मैनेजमेंट कह तो रही है कि हम अपने मार्जिन को एक्सपेंड करेंगे, 14-15% पे ले जाएंगे, सेल्स को हम 12% से ग्रो करेंगे, क्या वो कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा मॉनिटरेबल टारगेट इस बिजनेस में यही होने वाला है। क्वार्टर बाय क्वार्टर हमें ये ट्रैक करना है कि मैनेजमेंट अपने मार्जिन को एक्सपेंड कर पाती है या नहीं कर पाती। पिछले साल मार्जिन कोई खास एक्सपेंड हुए नहीं कंपनी के, क्या अगले साल होंगे? लेट्स सी होते हैं या नहीं होते, ठीक है। उसके बाद अगला कंसर्न है कि जो B2B बिजनेसेस हैं, टेक्निकल फॉर्म का बिजनेस है और इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं, वो तो ग्रो कर ही नहीं रहे। सारी जिम्मेदारी मैट्रेस के बिजनेस के ऊपर है, इंडियन बिजनेस के ऊपर। वो तो केवल 50% ऑफ योर बिजनेस है ना? तो अगर 50% ऑफ योर बिजनेस इज जस्ट ग्रोइंग बाई 8 to 9%, लेट्स से, तो क्या ओवरऑल ग्रोथ 15% पहुंच पाएगी? 12-13% पहुंच पाएगी? क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा, स्पेशली कंसिडरिंग कि Q4 FY20 में कि कंपनी के जो B2B रेवेन्यूज थे ना, वो बहुत अच्छे फ्लैटिश नजर आए हमको, क्योंकि जो एंड इंडस्ट्री, फर्नीचर की इंडस्ट्री थी, उसमें सिक्लिसिटी थी, ठीक है। तो एक सिक्लिकल साइकिल का इंपैक्ट कंपनी के ऊपर नजर आएगा। इसके अलावा जो ऑनलाइन प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कंपनी की ऑनलाइन सेल्स बहुत रैपिडली ग्रो हो रही है, 50%, 60%, 40%, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी तो इंक्रीज नहीं हो रही। यहां पर सीधा सवाल आता है कि आप पैसा कितना कमा रहे हो, EBITDA कितना कमा रहे हो वहां से, ये क्वेश्चन आता है। कहीं कंपनी कंपटीशन के चक्कर में सेल्स को बढ़ाती रहे और जो मार्जिन आने चाहिए वो आए ही ना, तो क्या होगा? तो क्या शेयर मार्केट इसको रिवार्ड करेगी? कंपनी के मार्जिन जो एक्सप्लोड होने चाहिए वो होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो अगले 1-1.5 साल में, 2 साल में हमको ऑनलाइन सेल्स को जरूर 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 ट्रैक करना है। इसके अलावा कंपनी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अपने रॉ मटेरियल के प्राइसेस के ऊपर। Q3 FY25 में क्या हुआ था कि कंपनी का जो रॉ मटेरियल देने वाली कंपनी थी ना, वहां पर प्लांट अनएक्सपेक्टेडली बंद हो गया 1 क्वार्टर के लिए। तो इससे क्या हुआ? कंपनी को जो सारे केमिकल्स थे वो सारे स्पॉट मार्केट में खरीदने पड़े, महंगे रेट पर खरीदने पड़े। कंपनी का जो ग्रोस मार्जिन है वो खराब हो गया। तो ये समस्या है कंपनी के अंदर। अगर कंपनी का रॉ मटेरियल, जो बहुत बड़ी कॉस्ट है कंपनी के अंदर, उसके प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, तो क्या कंपनी अपने मार्जिन्स को एक्सपेंड कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। इसके अलावा कंपनी ये नहीं बताती कि हमारी एवरेज सेलिंग प्राइस कितनी है, कि हम जो एवरेज मैट्रेस सेल करते हैं वो किस प्राइस के ऊपर सेल करते हैं।
कहीं कंपनी की सेल्स सिर्फ 15,000 के मैट्रेस या 10,000 के मैट्रेस सेल करके देखे तो नहीं आ रही है। जो प्रीमियम मैट्रेसेस हैं वो उतनी स्पीड से ना ग्रो कर रहे हो। अगर सिर्फ आपके लो एंड जो मास मैट्रेसेस हैं सिर्फ वो ग्रो करते रहे तो वहां तो मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है ना, वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। तो कंपनी का जो एवरेज सेलिंग प्राइस है ना वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होना चाहिए अगर कंपनी को शेयर धारकों के लिए पैसा बनाना है तो। डेविल लाइज इन द डिटेल। हमको देखना होगा कि मैनेजमेंट एग्जीक्यूट कर पाती है या नहीं कर पाती। अगर मैनेजमेंट ने एग्जीक्यूट कर दिया जो वो बोल रहे हैं तो शेयर जरूर अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट परफॉर्म नहीं कर पाती है, डिलीवर नहीं कर पाती है अपने प्रोमिसेस पे, तो कोई भी चांसेस नहीं है कि ये शेयर अच्छा परफॉर्म करे। जैसे कि पिछले 3 साल से गिर रहा है, अगले 2 साल और गिरता रहेगा। अच्छा, ये बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है। पिछले 3 साल से लगातार शेयर गिर रहा है, हमें क्या पता बॉटम कहां पर है। क्या ये बॉटम है? 800 करोड़ की मार्केट कैप जहां पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्या ये बॉटम है? नहीं पता भाई, नहीं पता। हो सकता है बॉटम 600 करोड़ पे हो, शेयर और 20% करेक्ट कर जाए, उसके बाद रिवर्स मारे, हमें नहीं पता। तो टेक्निकल आज के दिन में कंपनी के फेवर में नहीं है। कंपनी के टेक्निकल्स आज के दिन में 30 वीक ईएमए से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। जब भी कोई टेक्निकल्स नीचे ट्रेड करते हैं 30 वीक ईएमए से, मैं उतना ज्यादा बुलिश उस स्टॉक के अंदर नहीं होता और बहुत बड़ी पोजीशंस नहीं बनाता। आप क्या करोगे वो आपके ऊपर है, टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि आप बहुत बड़ी पोजीशन ऐसे स्टॉक के अंदर मत बनाइए जहां पर स्टॉक ऑलरेडी बहुत दिन से लोअर लोज और लोअर हाइज मार रहा है, उसके बाद 30 वीक ईएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है। जैसे ही स्टॉक 30 वीक ईएमए से ऊपर ट्रेड करने लग जाएगा, हायर हाइज बनाने लग जाएगा, हायर लोज बनाने लग जाएगा, तब आप अपनी पोजीशन को बढ़ा सकते हो। बॉटम फिशिंग करने का कोई फायदा नहीं होता। हमें नहीं पता कि इस स्टॉक का बॉटम कहां पर है, ठीक है। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क है। टेक्निकल रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क राइट नाउ इन दिस कंपनी। हमें नहीं पता कि मार्केट इस स्टॉक को कब रिवार्ड करने लग जाएगी। सपोज कीजिए मैनेजमेंट डिलीवर करने लग जाती है अपने प्रॉमिस पर, लेकिन हमें नहीं पता कि वो स्टॉक प्राइस में कब दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट इज नॉट अ रैशनल क्रीचर। ऐसा नहीं है कि कल अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और अगले दिन से स्टॉक का चार्ट लगातार हायर हाइज मारता रहेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इन सब रिस्क को देखते हुए ही इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कीजिएगा। फाइनली कंपनी की जल्दी से वैल्यूएशन देख लेते हैं। मैनेजमेंट कह रही है 12 से 14% पे सेल्स ग्रोथ होगी, मैंने 12% एज्यूम किया है। ईबिटा के जो मार्जिन्स हैं वो मैनेजमेंट कह रही है कि हम 12 से 14% पे ले आएंगे, लेकिन मैं कंजर्वेटिव हो जाता हूं और मैं एज्यूम कर लेता हूं कि 2028 में 10% के आसपास इनके सेल्स के जो ईबिटा मार्जिन्स हैं वो रहेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से आज के दिन में जो एंटरप्राइज वैल्यू है स्टॉक की वो लगभग 9,000 करोड़ के आसपास है, ठीक है। कंपनी की जो मार्केट कैप है वो लगभग 8,000 करोड़ के आसपास है। जो ईबी टू ईबिटा पे स्टॉक को देखते हैं तो FY28 में ये स्टॉक हमें 15x के मल्टीपल पे लग रहा है, जो अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। क्योंकि आज के दिन में जो ईबी टू ईबिटा जो इस स्टॉक को मिल रहा है ना वो 35x का ईबी टू ईबिटा मिल रहा है, ठीक है। रिमेंबर, यहां पर मैंने अदर इनकम कंसिडर नहीं किया है ईबिटा मार्जिन्स के अंदर। अगर मैं बुल केस की बात करूं तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ईबी टू ईबिटा पे स्टॉक को 30x का मल्टीपल मिल जाएगा, जो हिस्टोरिकली मिल सकता है, कंपनी को बहुत बार मिला है। इससे बेटर ईबी टू ईबिटा भी मिला है कंपनी को, ठीक है। और उसके हिसाब से कंपनी 25% का रिटर्न दे देगी। अगर कंपनी को 25x का ईबी टू ईबिटा मिलता है बेस केस में, कंपनी का 18% CAGR का रिटर्न बन जाएगा अगले 3 साल में। और अगर कंपनी 20x का ईबी टू ईबिटा पर ट्रेड करती है तो हमें 9% CAGR का रिटर्न मिल जाएगा, विच इज बेटर देन FD रिटर्न। जब भी किसी कंपनी में FD से बेटर रिटर्न होता है तो ऑब्वियसली रिस्क टू रिवॉर्ड मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन्वेस्टर के फेवर में है। लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड को समझो, ठीक है। रिस्क है यहाँ पर, हमें नहीं पता कि स्टॉक कैसे परफॉर्म करेगा, है ना। यहाँ पर सिर्फ हम एक एजुकेटेड गेस ले सकते हैं, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपके हैं, प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है। चलिए, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे और किसी इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।